नमस्ते। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्रार्थना के लिए तैयार। ओम सहना वहतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं विश्व में योग का पताका फैलाऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथ आंखों पे धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद आपको मानसी जी। आज हम लोग पढ़ेंगे ओबेसिटी। Now what is obesity? आपका ये आता है इंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करके जो टॉपिक है, उसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइडिज्म और ओबेसिटी। इसमें से मैं आज आपको ओबेसिटी और थायराइडिज्म पढ़ाऊंगी, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो डायबिटीज हो सकता है मैं आपको कल पढ़ाऊँ या जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी तब पढ़ाऊंगी। आज के लिए हम लोग पहले ओबेसिटी पढ़ते हैं। अब व्हाट इज ओबेसिटी? बहुत ही कॉमन टर्म है। योगा के फील्ड में सबसे ज्यादा जो लोग योगा की फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड हैं वो ओबेसिटी के पर्सन है। तो ओबेसिटी, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एन एक्सेस ऑफ फैट accumulated in the form of adipose tissue. एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? कई तरह के टिश्यू होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के आपकी बॉडी में टिश्यूज होते हैं। उसी तरह में एक एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट के रूप में हमारी बॉडी में संचित होता जाता है। तो ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज बोलेंगे जिसमें हमारा जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में एक्यूमुलेट होता रहता है, बॉडी में बैठता रहता है। जैसे चर्बी भी बोलते हैं, हिंदी में हम उसे चर्बी बोल देंगे अपनी जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, obesity results when there is an imbalanced calorie intake and unutilization of it. मतलब इसके बीच में बैलेंस नहीं रहता, मतलब कि जब भी हम जो कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसके बीच में और हम उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसके बीच में एक बैलेंस नहीं रहता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। मतलब एक नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं कि देखिए, राजस्थान के लोगों ने आपने देखा होगा ज्यादातर करके दुबले पतले होते हैं, पर वो लोग सबसे ज्यादा घी में लगी हुई रोटियां और ऐसे करके खाते हैं।
तो मतलब ये नहीं है कि आप घी ना खाएं, ऐसे नहीं करें, बिल्कुल आप घी खाएं, आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसको हमें पचाना चाहिए, ठीक है। हम जितना इनटेक कर रहे हैं उसको हमें बाहर भी मतलब उसका यूज भी करना चाहिए, तभी हमारा मतलब हमारी बॉडी एक बैलेंस फॉर्म में चल सके। तो जब इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कैलोरी इनटेक और इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें जब इम्बैलेंस होता है तो ओबेसिटी क्रिएट होती है ना। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज हेरिडिटरी, एक तो हेरिडिटरी हो सकता है ये ओबेसिटी, और सेकंड इज ये ना नंबर गलत है, एक सेकंड, सेकंड इज की स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत बड़ा काम करता है। कैसे काम करता है? जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब भी आप देखिए कि आप बहुत चिंता करते हैं या बहुत ऐसे रहते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती। भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से स्लो पड़ जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन और जो भी स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन, स्ट्रेस एक्टिवेटिंग हार्मोन है, वो सारे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी मोटापा बढ़ने लगता है। सेडेंटरी एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है। लोग घर का खाना नहीं खाते हैं, देर देर तक सो के उठते हैं, बिल्कुल योगाभ्यास नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें जो उनकी लाइफस्टाइल है, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सारी चीजें बहुत बड़ा कॉज होती हैं ओबेसिटी के लिए। ओवर ईटिंग, अब व्यक्ति क्या करता है कि आजकल खाना ही मतलब एक प्लेजर के तौर पे खाने को लेते हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि खाना मात्र मतलब आपको इस हिसाब से लेना है कि वो आपके जो स्नायु तंत्र है, आपके जो शरीर है, इसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाए और आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करे। लेकिन अब हम मतलब आपकी जो जनरेशन है वो खाने को एक प्लेजर के तौर पे लेने लग गई है। तो क्या होता है कि हमारा पेट भरा भी होता है तो कंटिन्यू ईटिंग करते रहना, खाते रहना, जिसकी वजह से मतलब हमारी बॉडी से कुछ कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि नहीं, पेट भरने के बाद कि हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस होने लगती है कि नहीं अब हमें नहीं खाना है। लेकिन क्योंकि हम अपनी फीलिंग को अवॉइड करके भी खाते रहते हैं, तो ये एक बड़ा कॉज बन जाती है हमारी ओबेसिटी का कॉज, क्योंकि एक टाइम आने के बाद आपको वो हॉर्मोन्स निकलते ही नहीं है फीलिंग ऑफ फुलनेस की। आपको कभी भी फीलिंग ऑफ फुलनेस होती ही नहीं, आप खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, क्योंकि आपने उसको अवॉइड किया होता है। फैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये भी ये तो सबसे ही बड़ा कॉज है। ये तो सबसे, जब मान लीजिए आप खाने पे खाना डालते जा रहे हैं, आप मान लीजिए आप हवन कर रहे हैं और आपकी अग्नि तेज नहीं है, आप उस पे सामग्री की सामग्री सामग्री पे सामग्री डालते जा रहे हैं और आपकी हवन की जो अग्नि है वो तेज नहीं है, तो वो हवन एक टाइम के बाद बुझ जाएगा। उसी तरीके से हमारे अंदर की भी कंडीशन है, यदि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा और हम खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा मोटापा कॉज करती है। ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है? मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनको बस बैठने वाला जॉब मिलता है, सिर्फ बैठे रहिए, बैंक में जाइए बैठे रहिए, ऐसे वैसे लोगों को मोटापे की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। क्रिस्टल फंक्शन ऑफ थायराइड, पिट्यूटरी एंड गोनैड्स, ये सारी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। तो बाय दिस सेंटेंस हम यही समझाना चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। ओबेसिटी इन वुमेन कॉमनली बिगिंस एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। जब महिलाओं में प्यूबर्टी की कंडीशन आती है, प्रेगनेंसी की वाली चांसेस ज्यादा रहती हैं, और मेनोपॉज, ये तीन चीजें बताई गई। इन तीनों समय पे महिलाओं में ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ड्रग्स, जब हम किसी भी ऐसी प्रकार की ड्रग्स लेते हैं, कई प्रकार की ऐसी ड्रग्स होती हैं, द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड इंसुलिन, जैसे इंसुलिन वगैरह का ज्यादा, क्योंकि वो एक ऐसा रहता है जिससे शुगर वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो जब ऐसे टाइप्स की ड्रग्स वगैरह या बहुत सारी इवन जब हमें मेंटल डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे मतलब रहता है, तब भी हमें डॉक्टर्स कुछ ऐसी ड्रग्स देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब पफी सी हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल जाती है। तो इन कंडीशंस में भी ओबेसिटी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड।
Diagnosing obesity. Most common method of measuring diabetes obesity by estimating body fat mass. अब कैसे मेजर करेंगे कि ये बंदा ओबेज है भी या नहीं है? तो उसके लिए ये फॉर्मूला बताया गया है बीएमआई मेजर करने का. Measure of excess fat is the body mass index, a person's weight divided by the square of height. जो व्यक्ति का जो वेट होगा केजी में, उसकी हाइट मीटर स्क्वायर में जो होगी, उससे उसको डिवाइड किया जाएगा. Body mass index is a relationship between weight and height that is associated with body fat and health risk. BMI is और 30 obesity medical history. अब इसका जो हम लोग BMI है वो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे BMI की क्या क्या रेंजेस रहती हैं. तो व्यक्ति को मान लीजिए आपने इस फॉर्मूले के थ्रू, मान लीजिए मेरा वजन है 50 किलो और हाइट मीटर में निकालनी है, तो मीटर के हिसाब से इसको चेंज करके और हाइट मीटर में निकालने के बाद जो भी आती है उससे हमको ये करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अगर मेरी जो मतलब जो इसका रिजल्ट निकल के आता है वो 18.5 आता है, बाई चांस लेस देन 18.5 आता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये बिलो देन नॉर्मल वेट, मतलब अंडर वेट चला जाता है व्यक्ति अगर इतना कम आ रहा है. तो फिर यदि आपका बीएमआई 18.5 से 25 के बीच में है तो आप मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यदि हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, हाइट से वेट को जब डिवाइड करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ये है. ठीक है, तो यदि 25 से 30 के बीच में आता है तो ओवरवेट, 30 से 35 तो क्लास 1 ओबेसिटी, 35 से 40 क्लास 2 ओबेसिटी और 40 के ऊपर मतलब क्लास 3 ओबेसिटी. बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है इसमें. तो हमें हमेशा अपना वेट जो है वो नॉर्मल वेट के हिसाब से रखना चाहिए, ना तो बहुत अंडर वेट जाना चाहिए, ना ओवर वेट होना चाहिए और ना ही ओबेसिटी की कंडीशन में आना चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बीएमआई जो है वो 18.5 से 25 के बीच में रहे. आते हैं नीचे. पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब देखिए ज्यादातर बीमारियां जो है, यदि कोई आदमी ओबेज है तो उसको ज्यादातर बीमारियां होने के चांसेस है. आप ये सोचिए कि ओबेसिटी से सब कुछ बिगड़ जाता है. ओबेसिटी होने से आपको मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं. ओबेसिटी होने की वजह से, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें पढ़े हुए हैं, पर इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप, यदि मैं अपनी बात से इसको समझाऊंगी, इसकी कोई पीपीटी नहीं है. अगर आप ओबेज हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ाएगा. अगर आप ओबेज हैं तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी, सब कुछ स्लो हो जाएगा. उसकी वजह से आपको कंटिन्यू आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको लोड आता रहेगा, ब्रेन पे लोड आता रहता है बार बार. क्योंकि हम जब ओबेज होते हैं तो हमें एक सबसे बड़ा सेल्फ गिल्ट भी रहता है. ठीक है, हम कुछ भी खाने से पहले 50 बार सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं इतना ज्यादा कि अरे हम तो मोटे हो गए या ऐसे कुछ भी. कई बार सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं होता है कि नहीं मोटे हैं. तो इन सब चीजों की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे फर्क आया. दूसरा सिस्टम आ गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी सीधी सी बात है, हम बहुत ज्यादा ओबेज है तो हमारे जो लंग्स हैं वो उतनी प्रॉपर मात्रा में फैल नहीं पाएंगे, डायफ्राम उतनी प्रॉपर मात्रा में नीचे ऊपर नहीं कर पाएगा. सांस नहीं जाती है. जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको बस गले तक की सांस जाके रुक जाती है. इसलिए कई बार अभी वो कौन सा एक कोई कलाकार जिसकी मृत्यु हुई सिर्फ मोटापे की वजह से, क्या नाम है, बप्पी लहरी, वो सिर्फ सोते सोते उनकी डेथ इस वजह से हो गई क्योंकि उनका ये चोक हो गया था मोटापे की वजह से. तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल डिसबैलेंस, मतलब एकदम गड़बड़ हो जाएगा. उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सही बात है कि आपको मोटापा आएगा तो आपके जो वेसल्स हैं, जो भी आपकी आर्टरीज और वेन है, उसमें भी एडिपोज टिश्यू फॉर्म हो जाता है. हार्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम, जो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या जितनी भी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसका मेन मतलब ज्यादातर करके कॉज आप देखेंगे तो उसमें ये कॉज जरूर मिलता है, ओबेसिटी का कॉज जरूर मिलता है. फिर उसके बाद आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम. ये तो है ही है, ओबेसिटी से ही रिलेटेड है. डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एकदम बिगड़ जाता है. इस तरह करके सारे ही सिस्टम से में जो है वो ओबेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है. इंक्रीज इन मसल्स एंड इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स. जो ऑर्गन है बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. एडिपोज टिश्यूज आर स्टोर्ड इन द subcutaneous tissues, skeletal muscles and integral organs.
मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है आपको, उसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस भी हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन। अब आपकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज और जो वेन्स हैं, उनमें जब वो मोटापे की वजह से जब सक्रिय हो जाएंगी, मतलब उनमें भी जब एडिपोज टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से वो सक्रिय हो जाती है। मान लीजिए एक पाइप आप सोचिए, एक इमेजिन कीजिए कि एक पाइप है, पानी भरने वाली पाइप, उसमें अंदर की तरफ काई की एक लेयर फॉर्म होती जा रही है, पानी जाने की वजह से काई की एक लेयर फॉर्म हो गई है। तो काई की लेयर फॉर्म होने की वजह से क्या है, पानी वो सक्रिय हो जाएगी पाइप, क्योंकि उसमें एक और लेयर चढ़ चुकी है, तो पाइप सक्रिय हो जाएगी और उसमें पानी बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में होता है कि आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फैटी लीवर, कैंसर, ये सारी कंडीशन मतलब सब कुछ ओबेसिटी की वजह से हो जाती है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ओबेसिटीज। क्या क्या टाइप्स हैं, एक्सोजीनस ओबेसिटी और एंडोजीनस ओबेसिटी। देखिए, जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जो आप अपनी लाइफ में जो गड़बड़े करते हैं उनके कारण जो ओबेसिटी हो जाती है, वो होती है एक्सोजीनस ओबेसिटी, दैट इज सिंपल ओबेसिटी। और एक होती है ग्लैंडुलर ओबेसिटी, जो आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जब डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। कई बार जैसे कि इंडोक्राइन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करने लगता है, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम, उसे ऑटो इम्यून डिजीजेस भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लगता है, उन्हें हार्म करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी इंडोक्राइनल जो ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड के इफेक्ट होने से मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट आ जाता है। हाइपोथैलेमिक इफेक्ट मतलब हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, जब उसमें भी इसी तरीके के इफेक्ट्स आते हैं, उसमें भी इनबैलेंस क्रिएट होता है, ऑल्टरेशन क्रिएट होता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड है, वो स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगी अदर ग्लैंड्स को, लाइक एड्रिनल को और थायराइड ग्लैंड को। ये सारी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिवेट करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। तो जब इस चक्र में प्रॉब्लम आएगी, हाइपोथैलेमस में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो पिट्यूटरी को नहीं कर पाएगा और पिट्यूटरी अदर को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनकी वजह से भी जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, ये वाली कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में मेनली ये हार्मोनल बेस्ड होती है। तो इसमें जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम ड्रग्स वाली बात कर रहे थे, तो कई बार बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जिनकी वजह से हमारा अपना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उन सारी कंडीशंस में जो ओबेसिटी होती है, जो पैथोलॉजी की वजह से जो ओबेसिटी होती है, दैट इज एंडोजीनस ओबेसिटी, दैट इज ग्लैंडुलर ओबेसिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा फैट बढ़ने की वजह से। लार्ज बॉडी फ्रेम, बॉडी बहुत ज्यादा भड़कीली सी, बड़ी सी दिखेगी। डिफिकल्टी इन डूइंग डेली एक्टिविटीज करने में हफ्ते लग जाएंगे, उठने बैठने खड़े होने चलने में समस्या होने लग जाएगी। लेथार्जी, ब्रीथलेसनेस, हर टाइम मतलब ऐसे अजीब सा लेथार्जी सा, और मतलब थकान सा और फील होगा, और सांस नहीं आएगी, मतलब प्रॉपर, जैसे मैं बताती थी ना कि गले तक भी सांस रुक जाती है, पूरा प्रॉपर अच्छे से इनहेल नहीं कर पाते, वैसा फील होगा। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिव रहेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे कहते नहीं कि ये बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि ये मोटा तो है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए कि लेकिन बहुत ज्यादा फुर्तीला है, तो उनके अंदर वो फुर्तीली वाली कंडीशन नहीं रहेगी। कुछ लोग मतलब जो ये ओबेस वाले जो बंदे होंगे, इनके अंदर फुर्तीले नहीं होंगे। फटीग, थकान रहेगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती रहेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वीकनेस फील होती रहती है, बैक में पेन आता है। देखिए, बैक में पेन क्यों होता है, क्योंकि जितना हमारा पेट आगे की तरफ निकलता है, उतना ही वो पीछे की तरफ भी प्रेशर डालता है आपके स्पाइन पे। तो स्पाइन में जब प्रेशर डालेगा, दैट मीन कि आपके बैक में पेन होगा। डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन रहती है, बॉडी हमेशा डिहाइड्रेटेड रहती है, पानी पीते रहो कितना भी, क्योंकि इतनी एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है कि आपको डिहाइड्रेशन रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट भी लगती है। अब आ जाते हैं इसकी
ओबेसिटी पे, ओबेसिटी की यौगिक मैनेजमेंट पे। क्रियाएं क्या क्या करानी है? देखिए हमारे तो ग्रंथों में बताया ही गया है कि कफ के निवारण के लिए ही मेनली क्रिया जो है षटकर्म को बताया गया है। तो नेति, वमन, नौली, कपालभाति, अग्निसार, संघ प्रक्षालन आर लगभग लगभग मुझे लगता है कि जितने भी ऐसी क्रियाएं हैं, यदि किसी को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मतलब किसी और प्रकार की कोई डिजीज नहीं है, तो जितने भी प्रकार के षटकर्म हैं वो अ, ऐसे कफ दोषों के निवारण हेतु ही बताए गए हैं। क्या हो गया? कफ दोषों के निवारण हेतु ही बताया गया है उन्हें, ठीक है। तो ये मल शुद्धि के लिए क्रियाएं आप इनको करवाएं। आसन, ओबियस पीपल शुड बी इनकरेज्ड टू प्रैक्टिस देयर लिमिट बट नेवर टू एग्जॉशन। अब जो ओबेस पीपल होते हैं उन्हें उनकी लिमिट तक आसन करवाने चाहिए कि हाँ वो जितना आसानी से मतलब कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से, पर इतना ज्यादा नहीं करवा देना चाहिए कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, एकदम परेशान हो जाए, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि हाँ बस इतना तक इनफ होता है, एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। तो इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाए, परेशान हो जाए बहुत ज्यादा। स्टार्ट स्लोली एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली टू अवॉइड इंजरी, एक्सेसिव सोरनेस एंड फटीग। पहले धीरे धीरे से चीजों को स्टार्ट करना चाहिए। जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी फैट लूज करना स्टार्ट कर देगी, और धीरे धीरे करके उसको इन चीजों को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, जिससे कि आपको, जिससे भी जो भी पेशेंट है उनको फटीग, थकावट और ये सब चीजें नहीं हो, इंजरी की भी कंडीशन ना हो कि पता चले एकदम से बॉडी में इतना ज्यादा फैट है और इतना ज्यादा कर लिया कि इंजरी हो जाए। ऐसे तो लगभग लगभग सभी आसन फैट लॉस में बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें जो मेन आसन दिए गए हैं, स्वस्तिक आसन, वज्र सुप्त, वज्र त्रिकोण, पार्श्व कोण, कटि परिवर्तन परिवर्तन, अर्ध कटि, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वतन आसन, मरीचि आसन, पवन मुक्त भुजंगासन, सलाबासन, वक्रासन, पादोत्तानासन। इसमें सूर्य नमस्कार ऐड कर देंगे, सूर्य नमस्कार। तो देखिए सभी आसन है। जब आपको इसका इसका क्वेश्चन बाई चांस पूछा जाएगा ओबेसिटी का, तो उसमें कोई ऐसा आसन नहीं रहेगा कि नहीं ये नहीं करवाना है करके। सभी आसन है वो फैट कम करने का ही काम करते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार ऐड करते हैं। और वो क्या नाम है इसका, धनुरासन, बहुत अच्छे इफेक्ट्स है धनुरासन। भी आसन है, आसन के लिए से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पूछने वाले को भी पता है कि योगा आजकल का जो तो योगा के कई बेनिफिट्स हैं, पर इसका एक मेन बेनिफिट है कि आपके मतलब योगा इन द सेंस कि आसन और षटकर्म का ये है एक मेन बेनिफिट कि ये आपको कफ को कम करता है, को कम करता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी। अच्छा इसमें ना ये क्रियाओं में आपका कपालभाति है, हाँ ठीक है। फिर मुद्रा में सन्मुखी मुद्रा, मेडिटेशन, सोहम, ये इसकी यौगिक मैनेजमेंट है। और इसके अलावा आप इसमें, ठीक है इतना, ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड डिसऑर्डर में। जो भी थायराइड डिसऑर्डर्स हैं उनको देख लेते हैं। अब व्हाट इज थायराइड? आप में से कोई बताइए व्हाट इज थायराइड, क्या है थायराइड? मधु राठौर, आप बताइए। यस मैम, थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, C2 C3 के जस्ट फ्रंट में, आगे की साइड। और ये कौन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइनल होती है या कौन सी ग्लैंड होती है? और मैम ये एंडोक्राइनल ग्लैंड होती है, और ये इससे वो होता है डायबिटीज में, सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की, बहुत अच्छा। जी मधुपाल जी कुछ बताना चाह रही हैं, बताएं। It is the largest endocrinal gland
जो हमारे नेक रीजन में जैसे उन्होंने बताया C2 C3 के बीच में रहते हैं, एंड इसमें से T3 T4 हमारा सीक्रेट होता है, एंड हाइपोथैलेमस से TSH सीक्रेट होता है, जो ये T3 T4 को स्टिमुलेट करता है सीक्रेट करने में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, तब जाके T3 T4 ये सीक्रेट होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई के शेप में होती है और हमारे नेक के सामने वाले रीजन में ही पाई जाती है। इधर इसमें क्या होता है, ये मेनली T3 T4 जो उनका हार्मोन है ये सीक्रेट करती है। TSH का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही बताया। और वो इसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो T3 और T4 को सीक्रेशन करे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और इस ग्लैंड का मेन जो काम होता है वो मेटाबॉलिज्म, शरीर की जो चयापचयी क्रियाएं होती है उनका नियमन करने के लिए इस ग्लैंड का यूज होता है। जितनी भी चयापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर में, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है हमारी बॉडी में, उसको ये सही करने का, उसको करने का ये काम करता है। ठीक है, आ जाते हैं। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब हाइपोथैलेमस को लगेगा, वो हाइपोथैलेमस जब TSH सीक्रेट करता है तभी आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड T3 T4 सीक्रेट करता है। जब लैक ऑफ TSH हो जाएगा, लैक ऑफ TSH मतलब हाइपोथैलेमस भैया जो है वो TSH सीक्रेट ही नहीं कर रहे हैं, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो भी T3 T4 सीक्रेट नहीं करता है, कम सीक्रेट करता है। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में समझना है कि जब हाइपोथायराइडिज्म में एक सेकेंड, अच्छा ओके, इसमें आप इतना समझिए कि जब एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाता है T3 T4 का, जब, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल होता है, आप में से किसी को पता है? डॉक्टर डॉक्टर महुआ पाल जी प्लीज बताएं थोड़ा सा। ये इम्बैलेंस होता है मैम। वो जैसे लिखा हुआ था मेरे ख्याल से वो ठीक था। इनका रिलेशन अपोजिट होता है जब एक्सेस। रिलेशन तो अपोजिट होता है, वो तो बात मुझे पता है, लेकिन क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो T3 T4 को कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट होता है ना शायद? मेरे ख्याल से मैम। हाँ, ऐसा ही रहता है उसमें। मैंने ये चीज ऐड भी की थी, फिर मुझे लगा मैंने गलत ऐड कर दी क्या। तो इसमें आपको ये याद रखना है, हाइपर जहाँ पे वर्ड आ जाए, हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब T3 T4 हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है, ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा आपकी बॉडी का। T3 T4 जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स जो होते हैं बहुत दुबले पतले दिखते हैं, उनका जो वेट होता है बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिरता है, वो कितना भी खाएं उनको लगता नहीं है उनकी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो जितना खा रहे हैं, इतनी मशीन उनकी इतनी इतनी तेज चल रही है। मान लीजिए आप किसी चक्की में जाते हैं, आपने चक्की में ऐसे गेहूं डाले और इतनी फास्ट चक्की चल रही है कि बस 1 सेकंड में आटा बाहर। तो उसी प्रकार से उनकी शरीर भी बहुत फास्ट एक्टिविटी बहुत चल रहा होता है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि नहीं हाइपरथायराइड हो गया तब तो बहुत ही बढ़िया, खाते रहो, मोटे भी नहीं होना है। लेकिन क्या होता है कि यदि मशीन को बहुत तेजी से चला दिया जाए किसी भी चक्की में, एक हम नॉर्मल एक एग्जांपल में चक्की का दे रही हूँ कि किसी भी अगर मशीन को बहुत तेजी से चला दिया जाए तो मशीन बहुत देर तक नहीं टिकेगी। मशीन या तो गर्म होके या तो ब्लास्ट हो जाएगा या तो ऐसी कोई कंडीशन है। तो ये एक डिजीज की कंडीशन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो बस हम खाते रहेंगे और हम तो मोटे ही नहीं होंगे। तो ये चीजें, एंड overactive thyroid can affect anyone but it's about 10 times more common in women। देखिए, किसी को भी हो सकता है, इस ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं, पर ये महिलाओं में 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। देखिए, थायराइड वाली ही जो जितनी समस्या है ना, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ही महिलाओं में ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था, ये मैं एकदम श्योर नहीं बोल रही हूँ, कि महिलाएं जो होती हैं थोड़ी सी भावुक ज्यादा होती हैं और जब वो अपने भावनाओं को बहुत ज्यादा
दबाने की कोशिश करती है। तो आप भी देखिए, कई पुरुषों को भी बहुत ज्यादा मतलब किसी को भी फील हो सकता है कि गले के पास पेन पेन महसूस होता है। जब भी हमें बहुत ऐसी मतलब रोने की या ऐसे दिल करे, तो हम जब भी अपनी भावनाओं को रोकते हैं तो हमें ऐसे गले के पास पेन होता है, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ना कहीं डिजीज वाली कंडीशन बनने लगती है। इसलिए कहते हैं कि अगर रोना आए तो इंसान को रो लेना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी निकालना चाह रही है, आपकी बॉडी आपके इमोशंस को बाहर निकालना चाह रही है। तो ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, 10 गुना ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन इन वुमेन देन मेन, एंड टिपिकली हैपेंस बिटवीन 20 एंड 40 इयर्स एज। 20 से 40 साल के बीच में ये समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, एक डिजीज होती है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये, इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो आपकी आपकी ही बॉडी को हार्म करने लगता है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड को ही हार्म करने लगेगा। तो ग्रेव्स डिजीज एंड ऑटो इम्यून कंडीशन, इस कॉज है ये। यदि किसी को ग्रेव्स डिजीज हो जाती है ना, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो ये इसका एक कॉज है, क्योंकि उसमें क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा हार्म करने लगता है, जिसकी वजह से वो ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से काम करने लग जाती है। एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ टीएसएच, जैसे कि महुआ जी ने बताया कि टीएसएच का जो सीक्रेशन है, हाँ, टीएसएच का सीक्रेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनबैलेंस हो जाता है दोनों के बीच में, तो इस वजह से भी हो जाता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन, जब आप बहुत ज्यादा में मात्रा में आप आयोडीन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आयोडीन लेते जा रहे हैं, तो आप, सिंपल सी बात है कि जो आयोडीन है, आयोडीन की इनटेक से ही T3 T4 का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आयोडीन का सेवन करने लग जाएंगे, तो T3 T4 हार्मोन उसी मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रॉमा टू थायराइड पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। मतलब जो मैंने आपको बताया, एक चक्र था, हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश भेजा जाता है, और पिट्यूटरी के द्वारा थायराइड ग्लैंड। तो जब इस चक्र में कोई गड़बड़ी आएगी तो भी ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हाइपरथायराइडिज्म वाली। ठीक है, और यदि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं नियोप्लासिया, तब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अन्य सिम्टम क्या है? नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी। मतलब कहीं पे भी ये सिम्टम्स है इसके, सॉरी, सिम्टम्स है, नर्वस रहेंगे हर टाइम, मतलब एनजाइटी कंडीशन, मतलब जो मैंने कल एनजाइटी वाले सिम्टम्स आप लोगों को बताए थे, लगभग लगभग सिम्टम्स वही रहेंगे। इरिटेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेंगे, नहीं नहीं, बात बढ़ा होता है इन लोगों का बहुत ज्यादा, और हर वक्त बस कहीं खड़े नहीं रह सकते, चलो चलो भागो भागो जल्दी जल्दी, हर एक चीज के लिए उत्तेजित। ठीक है, मूड स्विंग हो जाएगा। अभी तो कहो कि कहें कि हमें घूमने जाने का मन है, अचानक से कहें कि अरे घूमे घूमेंगे नहीं और जा रहे हैं दूसरा कुछ करने, क्योंकि ऐसा इंसान जिसमें बात बहुत ज्यादा रहता है ना, बहुत चंचल होता है, उसको मतलब उसके डिसीजन फटाफट फटाफट बदलते हैं, वो सब कुछ बहुत हापातापी में करता है, किसी एक चीज पर टिकता नहीं है। डिफिकल्टी स्लीपिंग, सोने में समस्या होती है। टायर्ड ऑल द टाइम, हर टाइम थका ही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा, अब आप खुद सोचिए, जिसकी मशीन, जिसकी बॉडी अंदर से इतना ज्यादा काम कर रही है, इतनी फास्ट मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हमेशा टायर्ड वाली फीलिंग रहेगी। अच्छा, ये जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? आप लोग को जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा है? नो मैम, सही है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आ गया सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, यही है, इसी के और सिम्टम्स हैं। हीट इंटॉलरेंस, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, बोलेंगे हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ये चीज मेरे साथ भी है, मुझे भी हीट इंटॉलरेंस है। मसल वीकनेस, मसल्स में वीकनेस रहेगी। डायरिया वाली कंडीशन रहती है। मसल वीकनेस मतलब हाथों में कपकपाहट सी, ये सारी चीजें रहती हैं, डायरिया रहता है। वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस होता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, खुजली होती रहती है, और मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, बहुत ज्यादा काम की भावना, ये सब चीजें की बहुत ज्यादा रहता है इनके अंदर। लॉस ऑफ लिबिडो इज समथिंग लाइक, आई थिंक
काम की भावना नहीं हो पाना, ऐसा करके कुछ होगा। मैं इसको चेक करके आप लोग को बता दूंगी। नेक्स्ट आ गया हाइपोथायराइडिज्म। एक बार आप लोग जाते वक्त मुझे ये याद दिला देना, ये चीज मैं इसको मैं एक बार चेक कर लूंगी। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो गया, अंडर एक्टिव थायराइड। एक तो हो गया बहुत फास्ट वाले थे, हमने वात वालों की बात कर ली, अब हम आते हैं कफ वालों की बात करते हैं। इसलिए हम इसको, मैं इसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक टर्म से जोड़ती हूँ ताकि वो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि हम योगी के विद्यार्थी हैं तो हम उस चीज को इस तरीके से ज्यादा इजी समझ सकते हैं। In this condition occurs when there is insufficient hormone secretion. अब क्या है कि ये मशीन चल ही नहीं रही है, वो तो बहुत तेज भाग रही थी, ये बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो ये समस्या है कि इसमें जितनी हार्मोन की जरूरत है उतना हार्मोन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। कॉमन साइंस ऑफ एन अंडर एक्टिव थायराइड आर टायर्डनेस, वेट गेन एंड फीलिंग डिप्रेस्ड। थकान इनको भी महसूस होती रहती है, बहुत ज्यादा इनका वेट गेन हो जाता है, बेचारे कुछ ना भी खाएं तब भी इनको वेट गेन होता रहता है। हमेशा डिप्रेस्ड, फीलिंग ऑफ डिप्रेस्ड रहती है, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए मनोमय कोश से तो जुड़ी ही रहती हैं। अन्नमय कोश मनोमय कोश से जुड़ा हुआ है, मनोमय विज्ञान में से। तो जब हमें ऐसा लगे कि नहीं कुछ भी खाने के पहले डर लगे कि यार अब हम उसको खाएंगे तो हमें थायराइड है, तो हम फिर पता नहीं क्या मतलब उसको डाइजेस्ट कर पाए, कितना हमारा वेट बढ़ जाएगा ये वो, तो ये सारी चीजें दिमाग में रहती है, तो डिप्रेस्ड वाली कंडीशन भी इंसान के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट कॉज क्या क्या हो जाते हैं। An underactive thyroid often occur when immune system, which usually fights infection, attacks the thyroid gland. इसमें भी सेम ही चीज हो जाती है, इम्यून सिस्टम ही जो होता है वो अपनी ही बॉडी पे अटैक करने लग जाता है। तो जो इम्यून सिस्टम है वो जब अपनी बॉडी पे अटैक करने लग जाएगा तो वहां पे आपकी इस उस कंडीशन में आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जा रही थी, और इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशियंसी, वहां पे आयोडीन बहुत ज्यादा खाया जा रहा था, यहाँ पे आयोडीन की मात्रा कम हो गई है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बचपन में हम लोग छोटे थे तो एक एडवर्टाइज आता था कि वो ग्वाइटर हो जाता था, घेंघा रोग उसे बोलते थे, गले के पास आता जाता था, बोलते थे कि आयोडीन को खाने से ये नहीं होगा। तो आयोडीन युक्त नमक वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं कि आयोडीन है इस नमक में। तो हम लोग के छोटे में बहुत एडवर्टाइज दिखाते थे, अभी तो कम कर दिया है उसका एडवर्टाइज दिखाना। तो आयोडीन डिफिशियंसी, तो यही वाली जो यही डिजीज है ना हाइपोथायराइडिज्म, इसी में होता है वो घेंगा वाला रोग। जब ये बहुत अपने चरम पे आ जाती है तो वो गला नीचे लटक जाता है, थायराइड ग्लैंड पूरी एकदम भयंकर उसको स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो नीचे पूरा आ जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड डज नॉट मैम डेवलप डबल प्रॉपर्ली। चिन भी इसी से रिलेटेड है क्या? कि कौन बोला इतनी जोर से, मैं चौंक गई बहुत तेज, कौन बोला? मैम डबल चिन भी इसी से रिलेटेड है क्या, मैं ऐसे पूछ रही हूँ। अच्छा डबल चिन, एक सेकंड रुक जाइए, मैं ऐसे पढ़ा रही थी ना और आपने इतनी तेज से बोला, मैं एकदम सॉरी मैम, चौंक, मेरा वॉइस टोन ही थोड़ा ज्यादा है क्या करें। मैं एकदम से पर सच में मैं, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करती हूँ मैम, होता नहीं है। बाप रे मेरी एकदम हालत खराब हो गई। अच्छा डबल चिन, डबल चिन देखिए थायराइड वाले पेशेंट्स में आपको डबल चिन देखने को मिलेगी, लेकिन इसका यही कारण नहीं है कि उसको थायराइड ही है। पेशेंट ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को भी रहता है डबल चिन, मतलब कुछ कुछ जेनेटिक भी रहता है, उनकी मदर की हिसाब से जो बॉडी वगैरह बनी रहती है ना उसके हिसाब से। कुछ लोग नहीं भी पतले होते हैं फिर भी उनकी डबल चिन, मतलब नहीं भी मोटे होते हैं फिर भी उनकी डबल चिन दिखती रहती है। लेकिन हाँ थायराइड वाले पेशेंट्स को भी होता है। तो ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि थायराइड ही हो तभी, वैसे भी हो जाता है लोगों को। ठीक है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कॉज है कि थायराइड ग्लैंड डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली इन द वॉर्म कॉल्ड कंजेनाइटल। जब बचपन बच्चा जो है क्या कहते हैं माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय ही उसकी थायराइड ग्लैंड का विकास नहीं हो पाता है, जिसे कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। तो ये भी एक कॉज हो जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि जब वो बेचारा उसके मतलब जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तभी उसका वो चीज नहीं हो पाया, तो ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाती है। अब यौगिक मैनेजमेंट क्या क्या है, क्रिया में क्या क्या देंगे, नेति वमन एंड त्राटक। त्राटक
नेत्री, बमन एंड त्राटक। ओके, ये त्राटक वाली जो कंडीशन है ना, ये हाइपर वाले के साथ है, तो दोनों की यौगिक मैनेजमेंट एक साथ ही लिखी हुई है। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। तो ये जो त्राटक वाली जो ये सिचुएशन है, ये हाइपरथायराइड वाले पेशेंट्स के लिए है। आप लोग समझ, अच्छा चलिए आप लोग आप में से कोई बताइए कि मैंने ये बात क्यों बोली कि ये हाइपरथायराइडिज्म के लिए है त्राटक। आप में से कोई बताइए, तो मैं देखूं कि आप लोग को योगा थेरेपी का कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए आप लोग। चलिए महुआ जी आप बताएं। उनका जो रेस्टलेसनेस है ना, जब मैम जैसे आपने बताया कि हमेशा हरीड हरीड एंजाइटी में रहता है, तो वो मेरे ख्याल केस की उनको वो माइंड को स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए उनको त्राटक दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखिए धीरे धीरे पकड़िए, इसी तरह आप सभी लोग पकड़िए कि मैंने त्राटक के लिए अगर बोला कि हाइपरथायराइड वालों को ले, तो आपको समझना चाहिए कि हाइपरथायराइड वाले बहुत ऐसे ऐसे रहते हैं, तो उसलिए उनको त्राटक बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, त्राटक अच्छा है, हाइपो वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा असर डालेगा हाइपर पे। ठीक है, सर्वांगासन, सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है। हाइपर देखिए जितने भी हैं, ये हल आसन, सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा और भुजंगासन, जितने भी आसन जिसमें हमारे गले के पास वाले ऑर्गन में इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि हम भुजंग करते हैं तब भी गले के पास हल्का खिंचाव, धनुर करते हैं तब भी आता है गले के पास खिंचाव। ठीक है, सर्वांग करते हैं, विपरीत करनी करते हैं, हल आसन करते हैं, अर्ध हल आसन करते हैं, तो इन सब में हमारे गले के पास मतलब एक हीलिंग होती है। तो ऐसे सारे आसन आपको करने चाहिए। देखिए लिखा भी हुआ सूर्य नमस्कार, मत्स्य आसन बहुत अच्छा आसन है, बहुत बहुत इफेक्ट करेगा। हलासन, पवन मुक्त आसन, विद एम्फेसिस ऑफ हेड एंड नेक एक्सरसाइज, और बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म व्यायाम है जिसमें ग्रीवा संचालन। ठीक है, जैसे में ग्रीवा आसन लिखा हुआ है, ग्रीवा संचालन मतलब नेक रोटेशन वगैरह, नेक के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ देखिए आप लोग उसको जब बीमारी समझ जाएंगे ना, तो आप लोग उसकी थेरेपी आराम से समझ जाएंगे। देखिए योगा थेरेपी का नियम ही यही है, योगा थेरेपी एक चीज पे फोकस करती है। मैं आसन के लिए आप लोग को बता रही हूँ, की पॉइंट दे रही हूँ आप लोग को। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जो ऑर्गन जिस चीज में, मान लीजिए डायबिटीज का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो डायबिटीज पैनक्रियाज से रिलेटेड होती है, तो देखिए डायबिटीज में जितने भी आसन करवाए जाएंगे, तो वो ऐसे आसन करवाए जाते हैं जिसमें मतलब आपके पेट पे प्रेशर आए। तो योगा थेरेपी इस चीज में बिलीव करती है कि जब आप इस किसी भी जो भी ऑर्गन आपका डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है, तो उस पे जब आप प्रेशर देंगे, तो वहां पे आपके जो मस्तिष्क का ध्यान उस तरफ जाएगा। वहां पे प्रेशर देने से आपके मस्तिष्क का ध्यान वहां पे जाएगा, और वहां पे फिर मस्तिष्क आपकी हीलिंग करना शुरू कर देगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा। ये योगा थेरेपी का मेन जो मतलब एक कहते नहीं कि इसका मेन एजेंडा यही है। ये सारी थेरेपी इसी पे बेस्ड है कि जहां पे समस्या है वहां पे प्रेशर, वहां पे दर्द उत्पन्न करो, वहां पे प्रेशर क्रिएट करो। उसके जब वो दर्द क्रिएट होगा, तो या जो प्रेशर क्रिएट होगा उसके द्वारा आपका जो मस्तिष्क है, क्योंकि जहां पे भी दर्द होता है तो मस्तिष्क तुरंत इधर उधर कि दर्द कहाँ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो मस्तिष्क का ध्यान जाएगा कि दर्द हो रहा है। तो वो सोचेगा कि दर्द क्यों हो रहा है, तो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद दर्द क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हम दर्द क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको ध्यान आएगा कि अच्छा शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ी रह गई थी, जिसकी वजह से हम जानबूझ के हमारा ध्यान उधर ले जाते हैं, और फिर वो वहां की हीलिंग शुरू करता है। तो योगा थेरेपी का यही मेन एजेंडा है। आप लोग को सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोग सोचिए, जब भी किसी डिजीज की आप डिजीज में देखते हैं कि इसमें कौन सा आसन करवाना है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब आप ये सोचेंगे कि नहीं कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसकी योगा थेरेपी आराम से बता देंगे। आप लोग को योगा थेरेपी ऐसे एकदम फटाफट से आ जाएगी, कोई कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पवन मुक्त आसन इज यूजफुल फॉर इनिशियल थेरेपी इन सीवियर थायराइड डिजीज। पवन मुक्त आसन भी, क्योंकि उसमें हम अपने जो अपना अधो जो हमारा सर वाला जो एरिया है ऊपर वाला, उसको मतलब प्रेशर देते हैं, तो गले पास भी प्रेशर आता है। ठीक है, उसके बाद उज्जाई, उज्जाई में देखिए क्या करते हैं, वही वही जगह पे वाइब्रेशन क्रिएट होती है हमारी, तो उज्जाई भी बहुत बढ़िया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम तो खैर सभी के लिए बहुत अच्छा है। शीतली शीतकारी रिलैक्सेशन के लिए, जो हाइपरथायराइड वाली कंडीशन रहती है, उसमें हम शीतली शीतकारी देंगे, तो बेचारे जो इतना परेशान हैरान परेशान जो रहते हैं, वो लोग थोड़ा आराम से, भस्त्रिका प्राणायाम इज वेरी गुड।
ठीक है। मुद्रास, विपरीत करनी, पासिनी, जालंधर बंद। देखिए जालंधर बंद अब क्या हो रहा है, ये सब सब गले से रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। रिलैक्सेशन, योग निद्रा, मेडिटेशन, विशुद्धि चक्र गले में होता है, विशुद्धि चक्र भी, मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, अजपा जप मेडिटेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग गले से ही रिलेटेड करेंगे इसमें। अब आज के लिए इतना हो गया, मुझे लग रहा है आप लोग के लिए इनफ होगा, और क्लास का टाइम मैम भी हो गया। चक्रास मेडिटेशन है, उसमें कलर का यूज करेंगे जब भी तो ज्यादा बेनिफिट देगा हाँ ना। बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। दरअसल इसमें योगा थेरेपी ऐड की है ना हमने, योगा थेरेपी पढ़ रहे हैं। और ये कलर थेरेपी वगैरह जो है ये शायद नेचुरोपैथी में आ जाती है। क्यों ये कलर थेरेपी वगैरह इन मैम ये नेचुरोपैथी? मतलब चक्रास मेडिटेशन में कलर का भी तो ध्यान करवाया जाता है, जैसे हाँ हाँ, विशुद्धि वो तो केंद्र है। पर बैंगनी रंग का ध्यान कीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, विशुद्धि चक्र मेडिटेशन, तो वो उसी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो उसके अंतर्गत ही है। जब भी हम विशुद्धि चक्र मेडिटेशन करेंगे तो उसके कलर और उसके बीज मंत्र के साथ ही करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए आप लोग के लिए इनफ होगा, या फिर आगे पढ़ना चाहेंगे और? मैम एक मेरा क्वेश्चन है, जी पूछे। ये सर्वांगासन और विपरीत करनी करते हैं तो हाइपर के लिए भी ठीक होता है, हाइपो के लिए भी ठीक होता है क्या? बिकॉज देखिए मैं ओवर एक्टिव थायराइड हो जाएगा तो एक्सेस थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा वो तो। देखिए मैंने मैम आपको कंडीशन बताया कि जो देखिए ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, इस चीज से मतलब नहीं है। मेन बात है कि वो डिस्टर्ब्ड है। यदि अंडर एक्टिव है तब भी डिस्टर्ब्ड है, यदि ओवर एक्टिव है तब भी डिस्टर्ब्ड है। तो कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ी है उसको कम में लाना, और कम है उसको बराबर पे लाना, ये काम होता है मस्तिष्क का, दिमाग का, ब्रेन का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो उसको हील करेगा, ये नहीं बोला कि उसको कम करेगा, मैंने बोला वो उसको हील करेगा। तो यदि अंडर एक्टिव है तो हम जब उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, मस्तिष्क जाएगा और उसको, मस्तिष्क के जो हार्मोन है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी ना एक स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन करता रहता है हमारी बॉडी को, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ क्या चल, सेल्स बताती रहती हैं, सेल कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो मस्तिष्क से तो ये बात चली जाएगी नहीं कि हमारा जो ये हाइपोथायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यदि हाइपर है तो उसको बैलेंस करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, यदि हाइपो है तो भी उसको बैलेंस करेगा। तो हम ये दोनों ही डिजीजेस के लिए ये करना है, हलासन, सर्वांगासन, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, आई थिंक। थैंक यू। सो इन बोथ द केसेस यही आसन करना है। हाँ हाँ हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? मैम मैंने शायद दो चीज गलत बताई है। एक तो टीएसएच पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से नहीं, और उसका जो पोजीशन है वो C7 to T1 है। ये दोनों चीज मैंने गलत बताई थी, सॉरी मैम। इसका पोजीशन C7 T1, इसका क्या कहते हैं अपना ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड। यस, थायराइड ग्लैंड का। देखिए एंड इन सब में टीएस तो ज्यादा, चलिए वो तो चीजें, हाँ वो तो पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा, टीएसएच हार्मोन। ये मैंने भी गलत कर दिया एक्चुअली आपका सुन के कि हाँ वो जितने भी ऐसे वाले हार्मोन होते हैं, स्टिमुलेटिंग वाले हार्मोन, ये सारे ही पिट्यूटरी से होते हैं, जैसे कि टीएसएच, एलएसएच, जीएनआरएच, ये सारे सब कुछ पिट्यूटरी से ही होते हैं सीक्रेट। और बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप पोजीशन याद रखें इतना ज्यादा ऐसे करके, तो ठीक है, इट्स ओके। और आप लोगों में से अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो बताएं, वरना फिर आज क्लास को यहीं इन करते हैं। और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, डायबिटीज भी पढ़ सकते हैं, और डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, फीमेल डिसऑर्डर्स। कल कल तो मैम आप जो लोग की क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास ले सकती हूँ मैं? आप लोग बताएं। यस मैम। जी मैम। किसी को कोई समस्या है कल की क्लास में? अगर आप लोग बताएं, जिसको समस्या है वो बताए कि मैम मुझे समस्या है, मैसेज नहीं करें, ऐसे बता दें फटाफट। चलिए, कल की क्लास में किसी को समस्या नहीं है तो मैं कल क्लास ले लूंगी एक, ठीक है। अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं आप लोग को नोटिस दिलवा दूंगी, और कल मैं आप लोग की क्लास ले लूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी कविता जी को भी आगे पढ़ाना है, आप लोग का टॉपिक भी क्लियर होता जाए और आप लोग
का, क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है तो आप लोग को अपना रिवीजन भी स्टार्ट करना होगा, तो इस वजह से। श्रृंगारिका चलिए, मैम, एक इंस्ट्रक्शन देना था कि प्रेरणा जी अभी नहीं है, जो रिकॉर्डिंग बंद कर सकती है, तो सभी अपने आप ना लेफ्ट हो जाए, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा, अपने आप ही ठीक। सबको लेफ्ट कविता होना जी पड़ेगा। आप साथ ही साथ वो भी करवा दें, शांति पाठ। अच्छा, ठीक है। सभी लोग जहाँ पे भी है शांति से बैठे और अपनी आंखें बंद कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। अपने गुरु के प्रति धन्यवाद। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ओमकार, और फिर प्रार्थना। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धीरे से अपनी दोनों हथेली अपनी आंखों पे रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन।